अभिषेक और गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ दिलाई धमाकेदार जीत, मैदान पर जमकर हुआ बवाल। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये मैदान पर हुई तीखी नोकझोंक और रिकॉर्ड तोड़ पारियों का एक रोमांचक किस्सा बन गया। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से मात देकर अपने दबदबे को कायम रखा। भारत की धमाकेदार जीत। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए, जिसमें साहिबजादा फरहान की 58 रनों की अर्धशतकीय पारी शामिल थी। जवाब में भारतीय टीम ने 172 रनों का लक्ष्य 4 विकेट खोकर 7 गेंदें बाकी रहते ही हासिल कर लिया। भारत की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का रहा, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। अभिषेक ने सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जबकि गिल ने 47 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। अभिषेक और गिल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। मैच में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने T20I में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के पूरे करने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 331 गेंदों में करके वेस्टइंडीज के एविन लुइस 366 गेंद का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा अभिषेक भारत पाकिस्तान T20I मैचों में सबसे तेज 24 गेंदों में लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए, जिससे उन्होंने युवराज सिंह 29 गेंद 2012 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मैदान पर गरमाया माहौल। इस मैच में जीत से ज्यादा चर्चा भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी बहस की रही। मैच की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को छक्का जड़ दिया, जिसके बाद शाहीन ने उनके पास जाकर कुछ कहा। अभिषेक ने भी बिना डरे उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। इसके बाद शुभमन गिल और शाहीन के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली, जब गिल ने शाहीन की गेंदों पर 2 चौके लगाए। गिल ने शाहीन को बाउंड्री की तरफ इशारा करके करारा जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब हारिस रऊफ की गेंद पर गिल ने चौका लगाया। इसके बाद हारिस ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक से कुछ कहा, जिस पर अभिषेक ने भी पलटकर जवाब दिया। दोनों के बीच हुई तीखी बहस को रोकने के लिए अंपायरों को बीच में आना पड़ा। भारत की इस शानदार जीत और खिलाड़ियों के जोशीले तेवर ने इस मुकाबले को यादगार बना दिया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इस अधिनियम को अल्पसंख्यकों पर सीधा प्रहार बताया और कहा कि यह सरकार के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने के बाद चिदंबरम ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दिल्ली की सर्द शाम थी और संसद भवन के गलियारों में बहस की तपिश बरकरार थी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही थी, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। विपक्षी नेता पी चिदंबरम अपनी सीट पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें लग रहा था कि ये विधेयक सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि एक गहरे एजेंडे का हिस्सा है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर कर सकता है। विधेयक के प्रावधानों पर तीखी बहस हुई। चिदंबरम और अन्य विपक्षी सदस्यों ने संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि कैसे कोई व्यक्ति ये प्रदर्शित कर सकता है कि वो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है। ये बात उन्हें बेहद अजीब और मनमानी लग रही थी। सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक ये था कि अगर किसी वक्फ संपत्ति पर सरकारी संपत्ति होने का दावा किया जाता है तो इसका निर्धारण सरकार का अधिकारी करेगा। चिदंबरम ने इसे सरकार का अपने ही मामले में न्यायाधीश बनना करार दिया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड का मुखिया गैर मुस्लिम हो सकता है तो हिंदू संस्थाओं का मुखिया मुस्लिम क्यों नहीं? क्या सरकार इसी तरह के प्रावधान अन्य धर्मों की संस्थाओं में भी लागू करेगी? सरकार ने सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए विधेयक को संसद में पारित करा लिया। चिदंबरम को लगा कि ये सरकार की जिद और संविधान की अनदेखी का स्पष्ट उदाहरण है। उन्हें लगा कि ये अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की एक सुनियोजित चाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन सरकार ने फिर भी खुद को बधाई दी कि अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के उसके प्रयासों का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3 के खंड आर के एक भाग पर रोक लगाई, जिसमें इस्लाम का पालन करने की प्रदर्शित शर्त थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इसके लिए कोई तंत्र विकसित करने के नियम नहीं बना लेती, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अदालत ने धारा 3C की उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4 के प्रावधानों पर भी रोक लगा दी, जो सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्ति पर निर्णय लेने का अधिकार देते थे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजस्व अभिलेखों में सुधार तब तक नहीं किया जाएगा और वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक न्यायिक, अपीलीय न्यायाधिकरण और संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं किया जाता। गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्टीकरण दिए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश को केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम
और राज्य वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम होने तक सीमित कर दिया और साथ ही निर्देश दिया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक मुसलमान की नियुक्ति का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले को अपने सवालों का जवाब बताया। उन्हें संतोष था कि न्यायपालिका ने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया है। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन अधिनियम में दुर्भावना साफ दिखाई देती है। यदि सरकार संविधान के अनुच्छेद -26 का ईमानदारी से पालन करे तो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को यह अधिकार होगा क धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उनका रखरखाव करने का, ख धार्मिक कार्यों में अपने मामलों का खुद प्रबंधन करने का, ग और घ। चिदंबरम ने देश के बहुजातीय और बहुधार्मिक स्वरूप को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने में रुचि रखने वाले सभी लोगों से, विशेषकर हिंदुओं से, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत भले ही खुद को धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु मानता हो, लेकिन दुनिया भारत को यहाँ के कानूनों, सरकारी कार्यों और लोगों के सामाजिक व्यवहार के चश्मे से देखेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम के पारित होने से दुनिया की नज़र में भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि कैसे कानूनों का निर्माण और उनकी व्याख्या देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। चिदंबरम की ये लड़ाई सिर्फ एक विधेयक के खिलाफ नहीं थी, बल्कि देश के संवैधानिक मूल्यों और उसकी पहचान को बचाने की थी। एक बार की बात है, अमेरिका ने भारत पर व्यापार को लेकर कुछ कड़े नियम लगा दिए। उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया और रूसी तेल खरीदने पर भी भारत पर जुर्माना लगाया। दुनिया देख रही थी कि अब भारत क्या जवाब देगा। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत भी तुरंत अमेरिका पर टैरिफ लगा देगा, जैसे को तैसा वाला जवाब। लेकिन भारत ने कुछ भी नहीं किया। ये देखकर लोगों को हैरानी हुई। भारतीय मीडिया में भी सवाल उठने लगे कि भारत ने चुप रहना क्यों चुना। कुछ समय बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की यात्रा पर गए। वहां भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हुए उन्होंने इस चुप्पी का राज खोला। उन्होंने कहा, हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। जिन लोगों की सोच बड़ी होती है और दिल बड़े होते हैं, वो किसी भी चीज पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसका मतलब था कि भारत ने अमेरिका के इस कदम को एक बड़ी तस्वीर के नजरिए से देखा। जैसे एक बड़ा परिवार अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों को नजरअंदाज कर देता है ताकि घर में शांति बनी रहे, वैसे ही भारत ने भी अपने बड़े राष्ट्रीय हितों और अमेरिका के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए शांत रहना बेहतर समझा। इसी बीच भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही। अमेरिका भारत से ये उम्मीद कर रहा था कि वो अपने कृषि बाजार को उनके लिए खोल दे। अमेरिका में किसान बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और उन्हें सरकारी मदद भी मिलती है, लेकिन भारत के छोटे किसान उनके सामने टिक नहीं पाते। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये आज का भारत है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हम अपने किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस कहानी से ये समझ आता है कि भारत ने अमेरिका के टैरिफ पर सिर्फ इसलिए शांत प्रतिक्रिया नहीं दी कि वो डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत की सोच बड़ी थी। वह जानता था कि कुछ मौकों पर शांति बनाए रखना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, खासकर जब बात अपने किसानों के हितों की हो। इजरायल ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को बताया आतंकवाद को इनाम, कुचलने की धमकी। यरूशलेम। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने के कदम की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस फैसले को आतंकवादियों को इनाम बताते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कुचलने का आह्वान किया। प्रमुख बिंदु। बेन ग्वीर की प्रतिक्रिया। इतमार बेन ग्वीर ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि इस मान्यता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने वेस्ट बैंक, यहूदिया और सामरिया में इजरायल की संप्रभुता को तुरंत लागू करने और फिलिस्तीनी आतंकवादी सत्ता का पूर्ण विनाश करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि वो आगामी सरकारी बैठक में संप्रभुता लागू करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। नेतन्याहू का रुख। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस कदम को बेतुका और आतंकवाद के लिए इनाम बताया। उनके प्रवक्ता शोश बद्रोसियन के अनुसार नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल यूरोपीय देशों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलिस्तीनी राज्य का स्वागत करके आत्महत्या नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिक्रिया। नेतन्याहू ने उन देशों की आलोचना की जो हमास द्वारा गाजा में पैदा की गई अराजकता को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे, जहां कुछ और देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर सकते हैं। पृष्ठभूमि। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब गाजा में जारी संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहस तेज हो गई है। कई देशों का मानना है कि 2 राज्य समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन ही क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एकमात्र स्थायी रास्ता है, जबकि इजरायल की वर्तमान सरकार इसका विरोध करती है। इस घटनाक्रम से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है।